अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं जी। जी बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली चैट बॉक्स में रिप्लाई करें ताकि हम अपने डिस्कशन को बाकायदा आगाज कर सकें। जी बच्चों, गुड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमजान ठीक चल रहा होगा जी। ओके जी। ओके जी, ओके ओके। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी बच्चों। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है। Differentiate between assurance and non-assurance engagement. Assurance engagement is that engagement in which practitioner express an opinion. Practitioner express an opinion. ठीक है जनाब, regarding subject matter against suitable criteria after obtaining sufficient and appropriate audit evidence. ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमने कल डिस्कशन में पढ़ा था अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस का डिफरेंस। ठीक है जी। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, इसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया और कल हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, जो अश्योरेंस हम दे सकते हैं या तो उसका लेवल, ये टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट भी बोलते हैं इसे। आप इसके साथ लिख सकते हैं लेवल्स ऑफ अश्योरेंस। क्या आप लिख सकते हैं जी? लेवल्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। बच्चों, एक होती है रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट और एक होती है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। रीजनेबल लेवल को हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस भी बोलते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस को मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस भी बोलते हैं। आइए जी, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं कि रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस और लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होती है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है और लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है। ओके जी। तो इसको हम शुरू करते हैं जी। ओके जी। रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस, ये तो ध्यान में रखिए कि एश्योरेंस क्या चीज है जिसमें प्रैक्टिशनर ने ओपिनियन देनी होती है, दैट इज एश्योरेंस। बच्चों, उसके दो लेवल्स हैं, एक रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस है और एक लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस है। मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा, आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा। सही है जी। एंड शेयर द स्क्रीन ग्रुप एंड नंबर। ओके, पता नहीं क्या। अच्छा जी। तो जी बच्चों, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, अब जरा बात को समझिएगा, और लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है। आज ये बताएं हमारा कौन सा लेक्चर नंबर है। काइंडली बच्चों रिप्लाई करें, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है जी। लेक्चर नंबर 5 है। ओके ओके, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। ओके, गुड हो गया। लेक्चर नंबर 5 है। ओके। सपोज दैट आप में से कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है, आप में से कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि सर, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं या नहीं हूं, मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मुझे कॉल करके ये पूछता है कि सर मुझे ये बताएं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, तो मुझे ये बताएं 5वें लेक्चर के बाद मैं क्या ओपिनियन दूं। जी बच्चों, रिप्लाई करें। 5वें लेक्चर के बेसिस के ऊपर, 5वें लेक्चर की बेसिस पर मैं आपको क्या ओपिनियन दूं। जी बच्चों, रिप्लाई करें। यस, यू कांट जज, अनएबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन। रीजनेबल, ये रीजनेबल क्या होते हैं मुंजा बेटा आप। ठीक है जनाबिला, अभी थोड़ी और क्लास होने दें जनाबिला। गुड या बैड, नॉट पॉसिबल, इट्स टू अर्ली। शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों, इट्स टू अर्ली टू से। ओके, गुड हो गया, छा गए हैं बच्चों, शाबाश। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि थोड़ा बहुत जानने की बेसिस पे मैं आपके बारे में ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन स्टिल तवज्जो कीजिएगा। अब रुक जाए, अब रुक जाइएगा बच्चों। लेकिन स्टिल आप इस बात पे बाजिद हैं कि सर कुछ तो कहें, कुछ तो बताएं। सही है, जरा बात को समझना है। मैंने आपको रीजनेबल और लिमिटेड का डिफरेंस समझाना है इसी एग्जांपल से। सही है जी। ठीक है, लेकिन आप स्टिल कहते हैं कि सर कुछ तो कहें हमारे बारे में। तो बच्चों, जब आप किसी चीज के बारे में कम जान के, ठीक है, थोड़ा बहुत जानने की बेसिस पर ओपिनियन देते हैं, तो दैट इज लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे बातें। दैट इज लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है जी।
तो लिमिटेड एश्योरेंस पता है क्या होती है बच्चों, अब जरा सुनिएगा। लिमिटेड एश्योरेंस होती है जिस पर आप जनाबेला सिर्फ दो प्रोसीजर्स लगाते हो, दो तरह के प्रोसीजर यूज किए जाते हैं लिमिटेड एश्योरेंस में, ठीक है। रीजनेबल पे भी आता हूं जनाब। लिमिटेड एश्योरेंस में बच्चों आप दो प्रोसीजर नॉर्मली यूज करते हो, एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर और दूसरा होता है इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन। जी बच्चों, मैंने लिमिटेड एश्योरेंस में कौन से दो प्रोसीजर्स बोले हैं, जल्दी से रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। जी बच्चों रिप्लाई करें जल्दी से, एब्रीविएशन में लिख दिया करें ताकि मैं समझ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। जी, इंक्वायरी और inquiries and analytical procedure. Normally practitioner performs two procedures. Okay बच्चों, शाबाश। Analytical procedures and inquiries. पहले analytical बोलिएगा फिर inquiry जनाब, ठीक है। तो ये दो procedures अप्लाई किए जाते हैं। और जबकि reasonable assurance में आता हूं, अब reasonable level of assurance में जनाब लाता हूं, इसमें बच्चों हम डिटेल्ड प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सही है, मतलब अपने आप को जरा जहन में रखें कि आपने एक मुझसे ओपिनियन मांगी है 5वें लेक्चर के बाद और एक आप मुझसे ओपिनियन मांगते हो सेशन एंड पर। सही है, आज और सेशन एंड में जरा फर्क समझ लें। सेशन एंड पर मेरे पास आपकी अटेंडेंस भी होगी, आपके टेस्टों के रिजल्ट्स भी होंगे, आपके मॉक के रिजल्ट्स भी होंगी, आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन का भी अंदाजा होगा, मैं आपके बारे में डिटेल्ड में जानता हूँ। तो बच्चों रीजनेबल लेवल ऑफ इंश्योरेंस में आप डिटेल्ड प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर आप लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करते हो और वो सिर्फ दो हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरीज जनाब। जबकि रीजनेबल एश्योरेंस में इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होगा, इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स भी होगा, इंक्वायरी भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी होगा, रिकैलकुलेशन भी होगा, रीपरफॉर्मेंस भी होगा एंड एटसेट्रा। डन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक पहला डिफरेंस था रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस में। ये वहां पर आपने लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, जबकि रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस में आपने डिटेल्ड प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, रिप्लाई करें, इस फर्क को समझें आप। जी बच्चों, शाबाश, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, ठीक हो गया जनाब। चलें, पहला पॉइंट समझ आ गया कि आप जनाब क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस में डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जबकि लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर आपने लिमिटेड प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। और वो लिमिटेड प्रोसीजर जस्ट क्या हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरीज। ओके, नंबर टू, नंबर टू डिफरेंस बताने लगा, नंबर टू डिफरेंस बताने लगा, नंबर टू डिफरेंस बताने लगा हूं। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस में आप मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हो। रीजनेबल एश्योरेंस में आप मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हो। ये तो हमने कल पढ़ लिया, ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन नहीं दी जा सकती, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं होती। अच्छा जी, रीजनेबल एश्योरेंस में आप कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हैं बच्चे, रिप्लाई करें। रिप्लाई करें बच्चों, शाबाश बच्चों, शाबाश। इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में हम ओपिनियन देते हैं। ओके जी, इट्स क्वाइट फाइन, रुक जाए। इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स के, और लिमिटेड एश्योरेंस में भी मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हैं। तो इसका मतलब यहां तो फर्क ना हुआ ना, ठीक है। लिमिटेड एश्योरेंस में आप मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हो, लिमिटेड एश्योरेंस में भी आप मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हो। दोबारा बता रहा हूं जनाब, रीजनेबल एश्योरेंस में जो हम ओपिनियन देंगे वो देंगे इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, लिमिटेड एश्योरेंस में भी हम ओपिनियन देंगे इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो आप यहां तक अगर देखें तो ओपिनियन देने तक की हद तक, मटेरियल एस्पेक्ट्स की हद तक तो कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क क्या है कि लिमिटेड एश्योरेंस में वी जस्ट परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरीज, जबकि रीजनेबल एश्योरेंस में हम परफॉर्म करते हैं डिटेल्ड प्रोसीजर। ओके बच्चों, अब असल डिफरेंस बताने लगा हूं, ठीक है। एब्सोल्यूट तो होती नहीं जनाब, तो रीजन अब बताने लगा हूं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि डिटेल्ड प्रोसीजर कौन सी एश्योरेंस में होते हैं, जल्दी बताएं बच्चों। डिटेल्ड प्रोसीजर हम कौन सी एश्योरेंस में अप्लाई करते हैं, शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश। और लिमिटेड प्रोसीजर कौन सी एश्योरेंस में परफॉर्म करते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस में प्रोसीजर्स कौन से होते हैं जी, लिमिटेड जनाब, एनालिटिकल और
इंक्वायरी जनाब। ओके रुक जाए जी, रुक जाए बच्चों, रुक जाए। डन हो गया, शाबाश, वेरी गुड जनाब। अब बताता हूँ, अब मुझे आपने आपने जवाब देना है, कौन सी लेवल ऑफ एश्योरेंस पे ज्यादा क्लैरिटी के साथ ओपिनियन दी जा सकती है, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ओपिनियन दी जा सकती है, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस पर या लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस पे ज्यादा क्लैरिटी होगी? जी, सबका रिप्लाई चाहिए बच्चों। ग्रेट 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 जनाब। यस वेरी गुड, चलें रुक जाए जी, रुक जाए। रीजनेबल एश्योरेंस एट लार्ज, रीजन एक दो लोगों ने लिखे लिमिटेड, बिल्कुल गलत कह रहे हैं जनाब। रीजनेबल एश्योरेंस बच्चों, रीजनेबल एश्योरेंस में क्यों? क्योंकि आपने डिटेल्ड प्रोसीजर अप्लाई किए हैं। यही बिल्कुल वैसी बात है कि आप मुझे 5वें लेक्चर के बाद आप मुझसे ओपिनियन देने को कह रहे थे, मैं जस्ट आपसे क्या करूंगा, थोड़े बहुत सवाल कर लूंगा और आपका पास्ट एनालिसिस कर लूंगा इसकी पे, जबकि सेशन एंड पे तो मेरे पास पूरे सेशन ही रिकॉर्ड होगा ना, सही है? तो मैं डिटेल में जब आप डिटेल्ड में जानते हैं ना, तो बच्चों ज्यादा रिलायबल, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा क्लैरिटी के साथ ओपिनियन दे सकते हैं। अब जरा मेरी बात को तवज्जो से सुनना है। रीजनेबल एश्योरेंस में हम पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं। क्या बोल रहा हूं जी? रीजनेबल एश्योरेंस में हम पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं जी। लिमिटेड एश्योरेंस में हम नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं जी। रीजनेबल एश्योरेंस में कैसी वर्डेड ओपिनियन देते हैं बच्चों, बताएं। जी बच्चों बताएं। पॉजिटिवली वर्डेड जनाब। रीजनेबल एश्योरेंस में हम पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं, पॉजिटिवली वर्डेड। ये बात आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि जब आप कहें कि जनाब एग्जाम में बात हो। जबकि लिमिटेड एश्योरेंस में नेगेटिवली वर्डेड। प्लीज बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव का अच्छा या बुरा मतलब नहीं होता। पॉजिटिवली वर्डेड का मतलब अब समझाता हूं। पॉजिटिवली वर्डेड का मतलब है कि आप जो ओपिनियन दें वो क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ज्यादा क्रेडिबल होनी चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। पॉजिटिवली का मतलब अच्छा या क्लियर? जी बच्चों, पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्लैरिटी। यस, अच्छी चीज, क्लैरिटी, शाबाश। आप अगर आपके बारे में मैं अच्छा कहूंगा या बुरा कहूंगा, लेकिन क्लैरिटी के साथ कहूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा। जबकि लिमिटेड एश्योरेंस में क्लैरिटी नहीं होती। ओके बच्चों, आपको पॉजिटिव, रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस का कुछ फर्क समझ आया है? जवाब दें। चलें गुड। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं बच्चों। रीजनेबल एश्योरेंस में मैं 3 पॉइंट बोलूंगा। रीजनेबल एश्योरेंस में हम मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस में हम मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग डिटेल्ड प्रोसीजर्स, और उसकी बेसिस पर पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं। पॉजिटिवली वर्डेड का मतलब है क्लैरिटी के साथ। आपने एग्जाम में पॉजिटिवली वर्डेड लफ्ज यूज करना है, क्लैरिटी नहीं। अच्छा जी। लिमिटेड एश्योरेंस में हम मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग एनालिटिकल एंड इंक्वायरीज, जस्ट 2 प्रोसीजर्स, और उसकी बेसिस पर नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं, जो कि लेस रिलायबल होती है, लेस क्रेडिबल होती है, लेस क्लैरिटी होती है। अब मुझे जवाब, आपको अगर रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस में फर्क समझ आ गया है, तो अब ये मुझे बताएं कि जो हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑडिट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वो आपको ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस लगती है कि लिमिटेड एश्योरेंस लगती है? जी बच्चों जवाब दें। आप ये आपने सोच के जवाब देना है कि ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस वाले फीचर मौजूद है। जी बच्चों, शाबाश बच्चों, शाबाश। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जनाब मेरा लिमिटेड लिख रहे हैं, मुझे उसकी वजह समझ नहीं आई। यस, एट लार्ज बच्चों ने लिखा रीजनेबल। क्यों? ऑडिट में मुझे 1 बाय 1 जवाब दीजिएगा बच्चों। यस, शाबाश सुलेमान, ठीक है, शाबाश। बाकी बच्चों को भी गुड जी। यस, ऑडिट में मुझे एक बात बताएं, मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देते हैं, नंबर 1। बोले बच्चों, ऑडिट में मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में देते हैं, नंबर 2, डिटेल्ड प्रोसीजर लगाते हैं, डिटेल्ड प्रोसीजर लगाते हैं। अच्छा, नंबर 3, ओपिनियन क्लैरिटी के साथ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बड़ी क्लियर वर्डिंग है ना? बोलो बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिट इज अ
रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस बच्चों, पॉजिटिव एश्योरेंस है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। डन। अब मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा, रुक जाए। अब आपको मैं बताने लगा हूं, अगर हमने ऑडिट किया और हमने प्रोसीजर्स लगाए और हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई, अब इस बात को तवज्जो से सुनिएगा, और मेरी ओपिनियन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताएं मैंने क्या कहा, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, है तो पॉजिटिवली वर्डेड ही ना, है तो रीजनेबल एश्योरेंस ही ना। आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं। तो जब आप क्लैरिटी के साथ बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस। तो चाहे मैं कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या मैं कहूं डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दोनों ही पॉजिटिवली वर्डेड है। अच्छा कहूं या बुरा कहूं, कहूंगा क्लैरिटी के साथ जनाब अल्लाह। जी बच्चों, ओके करें। जी बच्चों, गुड हो गया बच्चों, शाबाश। लिसन, अब बच्चा कहता है सर लिमिटेड एश्योरेंस की भी तो कोई एग्जांपल दे दे ना, कि लिमिटेड एश्योरेंस की कोई एग्जांपल दे दें। मैं आपको बताता हूँ जनाब, अगर कोई आपको बुला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कहे कि आपने उसको वेरीफाई करना है, लेकिन जो एश्योरेंस देनी है ना बच्चों, वो लिमिटेड देनी है, रीजनेबल नहीं देनी, तो मुझे बताएं, है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही। अब मुझे बताएं, अगर कोई मुझे बुला के कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में लिमिटेड एश्योरेंस दें, तो मुझे बताएं मेरे प्रोसीजर कौन कौन से होंगे, बताएं बच्चों मेरे प्रोसीजर कौन कौन से होंगे। शाबाश बच्चों, गुड, छा गए। इंक्वायरीज, एनालिसिस और इंक्वायरी, एनालिसिस और इंक्वायरी, एनालाइज करेंगे। एनालिसिस क्या है, कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर फिगर विद पास्ट, विद बजट्स, विद प्रायर पीरियड्स, विद इंडस्ट्री। ठीक है जनाब बेला, ओके। ये अब नेगेटिव एश्योरेंस आने लगी है जनाब बेला। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, अब मुझे बताएं लिमिटेड एश्योरेंस में नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देंगे या पॉजिटिवली वर्डेड, लिमिटेड इंश्योरेंस में नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देंगे या पॉजिटिवली वर्डेड, नेगेटिवली वर्डेड। अब जरा सुनिएगा ये वर्डिंग जी। रीजनेबल में क्या कहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, बड़ी क्लैरिटी से बात की थी ना। अब जरा लिमिटेड इंश्योरेंस में सुनिएगा, पता है मैं क्या कहूंगा, ठीक है, या अब जरा लिमिटेड इंश्योरेंस में अब मैं इस तरह वर्डिंग सुनिएगा, नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन। मैं क्या कह रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, क्या कह रहा हूँ बच्चों, नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन, ठीक है, which causes us to believe that financial statements do not give true, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कोई खामी नजर नहीं आई। जबकि पॉजिटिवली मैं क्या कह रहा था, अगर स्टूडेंट की एग्जांपल लूं, मैं पॉजिटिव में क्या कह रहा था कि आप अच्छे स्टूडेंट हो या नहीं हो इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स। जबकि नेगेटिव में क्या कह रहा हूँ, मुझे आप में कोई खामी नजर नहीं आई। अगर बच्चा कहे सर खामी नजर नहीं आई, तो मुझे सीधी बात कहना कि मैं ना 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 ना, लिमिटेड इंश्योरेंस में मैं क्या कहूंगा, मुझे खामी नजर नहीं आई। अगर रीजनेबल होती मैं क्या कहता, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो या नहीं हो, यानी क्लैरिटी के साथ बात करनी है। जबकि लिमिटेड इंश्योरेंस के अंदर क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे जो प्रोसीजर्स है वो बहुत थोड़े से होते हैं। आप इवन डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं देखते बच्चों। ओके करें जी, यहाँ तक ओके करें बच्चों, अगर बात समझ आ गई है तो जल्दी से रिप्लाई। मीनवाइल बच्चों, मजीद कोई अगर क्वेश्चन हो तो बड़ा मुश्किल होता है, तकरीबन 70-80 लोग होते हैं कि हर एक क्वेश्चन को अगर कोई मिस हो जाए, तो जैसे कल आप लोगों ने ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने मोस्टली रिप्लाई कर दिया था जनाब, तो आप मजीद भी पूछ सकते हैं जनाब, ठीक है। तो ये थी बच्चों लिमिटेड और रीजनेबल एश्योरेंस, दैट्स इट बच्चों। अब ऑडिट में हम कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन। ओके बच्चों, चलें चलें आगे। जी बिल्कुल, लेकिन सुलेमान क्लैरिटी के साथ नहीं कह रहे ना आप, ये यही तो फर्क होगा। जैसे जब मैं कहूंगा ना नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन, नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन, इसका मतलब क्या है कि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ, क्योंकि लिमिटेड एश्योरेंस में, वरना तो मैं कहता आप एक अच्छे स्टूडेंट हो इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। यही तो फर्क है, वर्डिंग ही तो बताएगी कि लिमिटेड एश्योरेंस है या लिमिटेड अपना रीजनेबल एश्योरेंस। ओके जी, दैट्स इट। यहाँ तक हमने जनाबिला क्या पढ़ लिया, अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़े। फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं हो सकती और उसकी क्या रीजन है। आज हमने पढ़ा रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, और ऑडिट एक रीजनेबल अश्योरेंस है, ऑडिट एक रीजनेबल अश्योरेंस। ओके बच्चों,
तो अब हम आगे चलते हैं जनाब। दैट इज मैं पेज नंबर आपको बता दूंगा जनाब, इंशाल्लाह ताला इस पे अब बात शुरू। पेज नंबर 14 बनेगा शायद, ऑडिट की स्टेजेस। ठीक है, ऑडिट की स्टेजेस जनाब, ठीक है, मैं उस पे अब बात करने लगा हूँ, ऑडिट की स्टेजेस। ठीक है बच्चों, अब जरा थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में आऊंगा। सबसे लास्ट स्टेज क्या होती है ऑडिट की जनाब, कि आपने क्या करना होता है बच्चों, ओपिनियन देनी होती है। सबसे लास्ट स्टेज बच्चों क्या होती है, आपने ऑडिट में क्या करना होता है, ओपिनियन देनी होती है। हम ये कई दिनों से जनाब पढ़ रहे हैं जनाब। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके जी, ले जी, ऑडिट की सबसे बच्चों लास्ट स्टेज क्या है जनाबिला, दैट इज रिपोर्टिंग। अब होता यह है कि जनाबिला आपने जब रिपोर्ट से मुराद है ओपिनियन, ओपिनियन देनी है जनाबिला। उससे पहले क्या होता है बच्चों, उससे पहले आप एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, और प्रोसीजर्स अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, प्लानिंग करना है। ये है ऑडिट की स्टेजेस। पहली स्टेज क्या है, प्लानिंग। पहली स्टेज क्या है, प्लानिंग। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि मुझे पूरा जनाबेला क्या हो, ऑडिट का ये पेज नजर आ जाए। आपको नोट्स मौजूद हैं जनाबेला, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ले जनाब। तो ऑडिट की बच्चों पहली स्टेज होती है प्लानिंग, क्योंकि प्लान नहीं करेंगे तो हम फिर इफेक्टिवली ऑडिट नहीं कर सकते। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं क्या, कि हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे। ठीक है, और उसकी बेसिस पे बच्चों हम अपने जाके प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद मैनेजर, टीम मेंबर, टीम में जो मैनेजर होते हैं और पार्टनर जो होता है, वो आके उसको रिव्यू करते हैं। 2-3 दफा रिव्यू होता है और फिर आखिर में रिपोर्ट इशू कर दी जाती है। ये है बच्चों क्या, ऑडिट की स्टेजेस। ये क्या है बच्चों, ऑडिट की स्टेजेस हैं बच्चों। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना बच्चों? जी बच्चों, सुन रहे हैं आप मुझे? जी, गुड हो गया, गुड हो गया। बस अभी बेसिक बेसिक समझ लें एक दफा, फिर देखिए इंशाल्लाह ताला आप कैसा परफॉर्म करें। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब आगे चलता हूँ। ऑडिट की स्टेटस जनाब हमारा टॉपिक है अगले आज और कल के लेक्चर। बच्चों, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और ओपिनियन में आपने क्या बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट, एब्सोल्यूट नहीं, रीजनेबल। अब इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर का स्कोप क्या है, कि उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड करना है। उसे बच्चों मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड करना है। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, सही है कि अब जरा तवज्जो रखिएगा, ऑडिटर का स्कोप क्या है, जरा चैट बॉक्स में जवाब दें कि उसने कौन सी मिसस्टेटमेंट्स के बारे में ओपिनियन देनी है या कौन सी मिसस्टेटमेंट्स फाइंड करनी है। जल्दी जवाब दें चैट बॉक्स में। शाबाश, शाबाश जैद, शाबाश जुनेद, ठीक है, यस जी, रिप्लाई करें जनाब। जी, material aspects, material misstatements, financial statements give true and fair view in all material aspects। ठीक है, उसे मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स फाइंड करनी है, ऑल मिसस्टेटमेंट्स फाइंड नहीं करनी। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, उसे कैसे पता चलेगा कि सेल्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं? सोचिए ना सर। जी बच्चों, सेल्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा? जवाब दें बच्चों, इंटरेक्टिव होना है। शाबाश, प्रोसीजर्स लगाएगा, प्रोसीजर्स लगाएगा, प्रोसीजर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों, शाबाश, शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बताएं, प्रोसीजर ज्यादा लगाएगा कम लगाएगा? जी बच्चों, आपने कहा कि प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। ज्यादा प्रोसीजर्स लगाएगा यानी, मैं आप कह रहे हैं कि सपोज सेल्स 500 मिलियन की है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जरा मैंने आपको वहां तक लेके आना जनाब, जहां तक मैं ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा आप कहते हैं जनाब ज्यादा प्रोसीजर्स लगाएगा जनाब। अच्छा ये बताएं मुझे, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहां प्रोसीजर्स ज्यादा लगाएगा कम लगाएगा? आपने तो कहा ना सेल्स पे तो ज्यादा प्रोसीजर्स लगाएगा। ओके, आप मुझे बताएं जनाब पहला
कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर ज्यादा प्रोसीजर्स लगाएगा या कम? नौरीन बेटा कहते हैं जनाब डिपेंड्स ऑन मटेरियलिटी लेवल। शाबाश, देखते हैं जनाब बेटा। जी बच्चों, कम से कम और एक्यूरेट मोस्ट जनाब बेटा, ज्यादा प्रोसीजर्स लगाएगा जनाब बेटा, कम से कम और एक्यूरेट। अच्छा ये ले चले चले, ये बताएं इन्वेंटरीज पे ज्यादा प्रोसीजर लगाएगा कम? शाबाश शाबाश, एक दो पॉइंट जनाब बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। रिस्की एरिया पे डिपेंड करेगा। चलें अब रिप्लाई रोक दें जी, रिप्लाई रोक दें। 1 मिनट का मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अजान हो रही है मेरे इलाके में, फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा शुरू करूँ। ओके बच्चों, जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी बच्चों शुरू करें, अजान हो गई है कंप्लीट से। ओके, चलें चलें, गुड हो गया। आपके सामने मैंने 3 एरियाज की बात की बच्चों, अब मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। काफी सारे सही जवाब आए। जी बेटा शनाज ठीक कह रहे हैं आप कि रिस्क एरिया पे डिपेंड कर। अब मैं जरा बात समझाता हूँ। देखिए, हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड करना है, ठीक है? हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड करना है, हमें ऑल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड नहीं करना। अच्छा, अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है जनाब कि कुछ एरियाज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हो और कुछ एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम हो। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ एरियाज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ज्यादा हो, कुछ एरिया में हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो। अच्छा, एक बच्चे पूछा था ज्यादा प्रोसीजर लगाने और कम प्रोसीजर लगाने से मुराद क्या है? मसलन आप उस एरिया को डेप्थ में, मसलन सेल्स है 500 मिलियन की, 100 मिलियन चेक करें, 200 मिलियन चेक करें, सैंपल बेसिस पे काम करते हैं ना। तो ज्यादा प्रोसीजर लगाने का मतलब है कि ज्यादा सैंपल पिक करें, ज्यादा डिटेल में चेक करें, सही है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चेक करें। कम का मतलब है कम डॉक्यूमेंट्स चेक करें, कम सैंपल पिक करें। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बच्चों बहुत सारे एरियाज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देख लें, करंट एसेट्स की एक लंबी लिस्ट है, नॉन करंट एसेट्स हैं, इक्विटी है, कैपिटल है, करंट लायबिलिटीज है। तो आप मुझे ये बात बताएं कि क्या ये ऐसा है कि कुछ एरियाज के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ज्यादा हो, कुछ एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो, या कुछ एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हो, कुछ एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम हो? क्यों जी, ऐसा हो सकता है या नहीं जनाब? जवाब दें बच्चों। जी बिल्कुल, शाबाश, बस बस बस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। रुक जाए, रुक जाए जी, रुक जाए। बिल्कुल हो सकता है जनाब। अब जरा बात को तवज्जो से समझना बच्चों, अगर बात पहले आपको समझ आ गई ना, फिर बहुत आसान है चीजों को समझना। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आपको अपने एग्जाम में 100 मार्क्स लेने होते हैं या कितने कितने मार्क्स पे पास होते हैं आप? 50 पे पास होते हैं जैद कहते हैं जनाब। जी, कितने मार्क्स लेते हैं जी, कितने पे पॉसिबल? 50, ओके ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं जनाब, हर चैप्टर को या हर टॉपिक को एक ही तरह तैयार करते हैं या किसी को कम और किसी को ज्यादा? जवाब दें बच्चों। शाबाश शाबाश। जी, किसी को कम किसी को ज्यादा। वैसे किसी को कम और किसी को ज्यादा क्यों तैयार करते हैं, क्या वजह? जी,
कुछ एरियाज के ऊपर हमारा तवज्जो कम होती है, कुछ पे ज्यादा होती है। क्या वजह बच्चों? शाबाश शाबाश। क्योंकि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी में से आपको लगता है कि अच्छा सर 25 नंबर का क्वेश्चन आना है, और किसी से आपको लगता है सर एग्जाम जो ग्रिड दिया उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। सही है। इसका मतलब है कि अगर आप 25 नंबर वाले में रिस्क भी ज्यादा है, अगर उसको कम तैयार करोगे तो फेल होने और पास होने के चांसेस कम ज्यादा होंगे ना। ठीक है। और अगर कोई लेस रिस्की एरिया, कोई कम इंपॉर्टेंट एरिया छोड़ भी गए तो कोई मसला नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे अगर आपने 100 में से 100 नंबर लेने होते तो सारे ही एरिया इंपॉर्टेंट होते या कम ज्यादा होते? जी बच्चों, जी बच्चों, रिप्लाई प्लीज। सब एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई एक नंबर की भी तो कम, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आपने ये सिलेक्शन क्यों की है? रुक जाए, शाबाश। आप, क्योंकि आपका अब आईसीएमपी ने आपका मटेरियलिटी लेवल जो है ना वो 50 रख दिया है कि 50 गलतियां कर सकते हैं। तो आपने उसको सामने रख के देखा, अच्छा कि इस टॉपिक में से तो 30 नंबर का आने के चांसेस हैं, इसमें से 15 के आने के चांसेस हैं, इसमें से 10 के आने के चांसेस हैं। ये चांसेस कैसे पता चलते हैं, बात की बात है जनाब। लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंगली, जहां से आपको लगा रिस्क ज्यादा है, यानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जहां से ज्यादा नंबर का पेपर आ सकता है, तो आपने वहां पर अपने प्रोसीजर, अपनी तैयारी ज्यादा कर दी। और जहां पर रिस्क कम था, जहां पर आपको लगा कि कम आने, ठीक है, वहां पर आपने अपनी तैयारी भी कम की। एक ज्यादा तैयारी का मतलब 10 क्वेश्चन कर लिए एक टॉपिक पे, जो कम इंपॉर्टेंट था उस पर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कर दिए। तो बच्चों आप गौर करें, आप भी ये काम करते हैं अपनी तैयारी करते वक्त कि अच्छा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कैसे पता चलता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है? वो बताता हूँ आपको जनाबेला। अपना सिलेबस देख के, सिलेबस की ग्रिड देख के, पास्ट पेपर्स देख के, अपने सीनियर से पूछ के, टीचर से पूछ के, पास्ट एग्जाम्स देख के, तो इन सारी चीजों से आपको पता चल जाता है कि कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से एरिया कम इंपॉर्टेंट। ओके जनाब, यहीं पे अगर आपने 100 नंबर लेने होते हैं तो सारे ही एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं और आप किसी किस्म का जनाबेला कोई एरिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो बच्चों ऑडिट में भी आपने एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेनी होती, कौन सी रीजनेबल एश्योरेंस। तो आप जो सबसे मुश्किल डिस्कशन पूरे ऑडिट की यही है जो मैं आपके साथ आपका, ठीक है। तो ऑडिटर के जहन में क्या है कि मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स फाइंड करनी है। तो मुझे बताएं, जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का, क्या ये हो सकता है कि एक एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम हो, एक एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो और ऑडिटर ज्यादा प्रोसीजर लगा दे? क्या ये मुमकिन है? बताएं बच्चों, सोच के जवाब दें। जी बच्चों। यस, यस। अब बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शाबाश। यही तो बात है, इसीलिए तो प्लानिंग करनी है हमने, हमने ऐसा करना नहीं। लेकिन अगर हमने प्लानिंग ना की तो ऐसा हो जाएगा। अगर फर्ज करें आपने सिलेबस ही ना देखा, तो हो सकता है सारा सेशन आप ऐसे एरिया पे लगाते रहे जिधर से 5 नंबर का आना हो। सही है ना बच्चों? अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग ना की, अपने सिलेबस को ना देखा, तो हो सकता है आप 2 नंबर वाले एरिया पे ज्यादा फोकस कर रहे हो और जिधर से 20 का आना है उधर पे फोकस कर ही ना रहे हो। तो ये तो, इसके लिए तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना बच्चों, जवाब दें। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं बात को पहुंचा चुका हूँ बात। तो अब जरा मेरी बात को सुनिए। प्लानिंग में बच्चों, प्लानिंग में हम पता क्या करते हैं? प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं उसको जरा थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ जरा। तो ऑडिट की सबसे पहली स्टेज होती है बच्चों प्लानिंग। ऑडिट की सबसे पहली स्टेज होती है प्लानिंग। और प्लानिंग में होती है रिस्क असेसमेंट। प्लानिंग में होती है रिस्क असेसमेंट। अब तवज्जो से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। प्लानिंग में होती है बच्चों रिस्क असेसमेंट। प्लानिंग में क्या होती है जी? रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट का पता है मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो एरियाज ढूंढना जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हों। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि हमने ऐसा नहीं करना कि जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही ना वहां ज्यादा प्रोसीजर लगा दें, और जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो वहां प्रोसीजर कम लगा दें। तो क्योंकि हमने ढूंढनी तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो बच्चों ऑडिट की सबसे पहली जो स्टेज है प्लानिंग, प्लानिंग में सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? जवाब दें मुझे। प्लानिंग में सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? रिप्लाई करें बच्चों।
शाबाश, रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंसिंग, करंट एसेट्स, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, नॉन करंट एसेट, काफी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अभी तो ऑडिट शुरू करना है, प्लानिंग। तो रिस्क असेसमेंट से मुझे बताएं, मुझे मिसस्टेटमेंट मिल जाती है या चांसेस पता चलते हैं? जवाब दें। रिस्क असेसमेंट से हमें मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चलती है, चांसेस पता लगते हैं। जी बच्चों, रिप्लाई, शाबाश। शाबाश शाबाश, चांसेस पता लगते हैं बच्चों, शाबाश, क्या बात है जनाब, बहुत ही जबरदस्त जनाब। एक एक जनाबिला बेटा, वहां मिस स्टेटमेंट नहीं पता चल सकती। अगर मिस स्टेटमेंट पता चल गई तो बस फिर आगे ऑडिट कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको प्लानिंग कर रहे हैं अभी तो। अगर यहीं पे आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई तो फिर हमने फिर आगे जाके जो प्रोसीजर्स लगाने हैं, कहाँ प्रोसीजर कम लगने हैं, कहाँ ज्यादा लगने हैं, ठीक है, ये तो सारी बातें जनाब खत्म, चांसेस पता चलते हैं। तो रिस्क असेसमेंट हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें रिस्की एरियाज पता चल सके। रिस्की एरिया से मुराद क्या है? जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। अगर बच्चों ये काम आपने सही सही कर लिया तो जो बच्चों रिस्की एरिया होंगे वहां पर आप ज्यादा प्रोसीजर्स लगाओगे, जो लेस रिस्की एरिया होंगे और वहां पर कम प्रोसीजर लगाओगे। इससे होगा क्या? आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ऑडिट में क्वालिटी भी आएगी, और चांसेस ऑफ गिविंग रॉन्ग ओपिनियन, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, वो कम हो जाएंगे। और यूं फिर ऑडिटर पे किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी भी अराइज नहीं होगी। एग्री करते हैं बच्चों के नहीं? जी बच्चों, रिप्लाई करें। थक गया लगता आप लोग? शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश, गुड, गुड, ओके। जी, फंसी मैनेजमेंट ही बताएगी कैसे ऐड होंगे आप, मुझे अंदाजा नहीं है जनाब बिला। ओके, गुड, गुड। तो बिल्कुल बच्चों, आप जरा सोचें, आप में आप अपनी जब तैयारी कर रहे होते हैं ना एग्जाम की, तो बिल्कुल यही कुछ करते हैं। अच्छा जी, सोच रहे थे 100 में से 50 नंबर लेने। अच्छा, इंपॉर्टेंट एरिया कौन से है, लेस इंपॉर्टेंट एरिया कौन से, दूसरे लफ्ज में बोलो, रिस्की एरिया कौन से है, लेस रिस्की एरिया कौन से है। ठीक है, और फिर जो रिस्की एरिया होते हैं उस पर ज्यादा प्रोसीजर, ज्यादा तैयारी करते हो, जो लेस रिस्की एरिया होते हैं उस पर कम प्रोसीजर, कम तैयारी करते हैं। और इसीलिए आप ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आप पास हो जाएं। और यही अगर 100 नंबर लेने होते तो फिर आपकी तैयारी का लेवल एक जैसा होता है ना हर जगह। तो ऑडिट में भी आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड करनी है, तो आपका स्टार्ट ही क्या होता है कि वो एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं आप जहां पर आपको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने रिस्क असेसमेंट बच्चों सही सही कर ली ना, फिर प्लानिंग तो खुद ब खुद ठीक बन जाएगी। कैसी टीम लेके जानी है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ प्रोसीजर ज्यादा लगेंगे, कहाँ कम लगेंगे, इस सारी बात को क्या कहते हैं? प्लानिंग। ठीक है, तो आप प्लानिंग डिपेंड्स ऑन रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोस एरियाज वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिस्टेक। ठीक हो गया बच्चों? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, प्लीज ये सामने वाले नोट्स को देख के जवाब ना दीजिएगा। मुझे एक बात बताएं, मुझे कैसे पता चलेगा सेल्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा है या कम है? अगर चांसेस ज्यादा होंगे तो प्रोसीजर ज्यादा लगाऊंगा, चांसेस कम होंगे तो प्रोसीजर कम लगाऊंगा। आप सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा? मैं रिस्क असेसमेंट के नतीजे में कह रहा हूँ सेल्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, ये पता कैसे चलता है? यानी रिस्की एरिया ढूंढे कैसे जाते हैं बच्चों? जवाब दें। जी बच्चों, शाबाश शाबाश वर्दा बेटा, शाबाश। ठीक है जनाब बेला, अच्छा जी। पास्ट ईयर से कंपैरिजन करने से, क्या बात है सर, जबरदस्त, छा गए हैं बच्चों। ठीक है, by checking procedure adopted by company in different departments, ये भी ठीक है जनाब। चलें, अब आपको समझाता हूँ, रुक जाए। यस बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप लोग ये, आप मुझे एक बात बताइए, ऑडिट एंड एश्योरेंस वाला सब्जेक्ट आसान है कि मुश्किल है? जी बच्चों, जवाब देंगे। इजी है, वेरी गुड। तैयबा बेटा, जुनेद बेटा, जनाब,
रेहान, जुनेद, क्या बात है बच्चों, ये किसने कह दिया आपको कि आसान है? हैं? कैसे पता चला आपको आसान है? कैसे पता चला है बच्चों आपको आसान है ये? जी, अच्छा चलें, 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 अब मैं जवाब देता हूँ। बच्चों आपको आसान और मुश्किल का पता कैसे पता चलेगा? आप ज़रा इसका पासिंग रेशियो तो ज़रा चेक करें। बाकी पेपर्स की भी पासिंग रेशियो चेक करें, इसकी भी पासिंग रेशियो चेक करें। अगर आपको लगे कि इसके पास रेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कंपैरेटिवली दूसरों से आसान है। सही है ना? ठीक है? कंपैरेटिवली दूसरों से आसान है जनाब बेला। अगर इसका पास रेट क्या हो, दूसरों से ज़रा कम हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मुश्किल पेपर है। तो यस, जो बात समझानी थी, रिस्क असेसमेंट करने के लिए बच्चों हम एनालिसिस करते हैं। रिस्क असेसमेंट करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कहते हैं कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर फिगर विद पास्ट, विद इंडस्ट्री, विद बजट्स। मैं एग्जांपल देता हूँ। इस कंपनी की सेल्स है 500 मिलियन, लास्ट ईयर थी 200 मिलियन। मैं दोबारा बोलता हूँ, इस साल कंपनी की सेल्स हैं 500 मिलियन, लास्ट ईयर थी 200 मिलियन। कितना इंक्रीज आया जी? इस साल सेल्स में कितना इंक्रीज आया है? शाबाश, सब लोग लिखे ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं जनाब। 300 मिलियन का, 300 मिलियन का। जी बच्चों, 300 मिलियन का। अच्छा, इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है 50%। इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है 50%। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ के मुताबिक इनका रेवेन्यू कितने के आसपास होना चाहिए था? जी बच्चों रिप्लाई करें। इंडस्ट्री की ग्रोथ के मुताबिक इनका रेवेन्यू को 300 के आसपास होना चाहिए था, अगर सपोज 310 20, लेकिन इनका तो 500 है। हाँ जी, अनयूजुअल सेल्स बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? जवाब दें। सेल्स, जब आपने सेल्स का एनालिसिस किया इंडस्ट्री के साथ और लास्ट ईयर के साथ, तो आपको अनयूजुअल किस्म का इंक्रीज नजर आया कि नहीं आया? जी बच्चों, यस, बहुत अनयूजुअल है जनाब बेला। तो आपने इसको नोट कर लिया कि सर सेल्स में मुझे मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा लगते हैं। ये तो नहीं कहोगे सेल्स में मिसस्टेटमेंट है? आप एनालिसिस करके ये तो नहीं कह सकते ना मिसस्टेटमेंट है। आप यही कहोगे ना कि सर सेल्स में अनयूजुअल किस्म का इंक्रीज है, हो सकता है इन्होंने सेल्स को ओवर स्टेटेड किया हो। क्या, या आपको ओवर मिसस्टेटमेंट का पता चल गया या चांसेस पता चले हैं? बताएं, जवाब दें। यस, चांसेस पता चले। बच्चों बाद में हम सेल्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसके वाउचर्स चेक करेंगे, इनवॉइसेस चेक करेंगे, फिर पता चलेगा। अब आपको समझ आई होगी अगर अगर रिस्क ज्यादा है तो हम यहाँ प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में काम करेंगे, सीनियर बंदे को ये एरिया एलोकेट करेंगे, सैंपल साइज ज्यादा पिक करेंगे। ओके है बच्चों? और ओके करें बच्चों यहाँ तक। जी बच्चों डन। चलें, अब मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ। सपोज यही कंपनी, इसकी सेल्स थी 310 मिलियन, लास्ट ईयर 200 थी, इस साल है 310 मिलियन। इंडस्ट्री में ग्रोथ 50%। हाँ जी, अब मुझे बताएं रिस्क ज्यादा है या कम है? चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा है या कम है? शाबाश बच्चों, कम है, क्योंकि अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल नहीं है। ठीक है? आप यस, आप इस एरिया को ध्यान में रखें, इग्नोर नहीं करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर अपने प्रोसीजर्स कम कर देंगे। हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट अभी भी निकला है, लेकिन अपने प्रोसीजर्स को क्या कर देंगे बच्चों? कम कर देंगे। तो अब आपको कुछ कुछ रिस्क असेसमेंट की समझ आई? जी बच्चों, रिस्क असेसमेंट की समझ आ रही है कुछ कुछ? यस, रिस्क असेसमेंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एरिया वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर आपने रिस्क एरिया ढूंढने हैं तो आपके पास एक प्रोसीजर क्या है कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो। ठीक है? और दूसरा तरीकाकार हमारे पास रिस्क को ढूंढने का होता है नॉलेज ऑफ बिजनेस। नॉलेज ऑफ बिजनेस। ठीक है? रिस्क को ढूंढने का हमारे पास बच्चों जो दूसरा तरीकाकार है दैट इज ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। ठीक है? अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ नॉलेज ऑफ बिजनेस। नॉलेज ऑफ बिजनेस का मतलब है
विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करें। ध्यान में रखें ये काम हम रिस्क असेसमेंट के लिए कर रहे हैं, कोई अपनी कंपनी नहीं बनाने जा रहे। हम ऑडिटर हैं और हम ये सारा काम रिस्की एरिया को ढूंढने के लिए करें, क्योंकि हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फाइंड करना है। ये ना हो कि हम ऐसे एरिया पे ज्यादा प्रोसीजर लगा दें जहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकले ही ना। तो बेहतर नहीं है कि पहले रिस्क असेसमेंट कर लें और उसके मुताबिक टीम, उसके मुताबिक प्रोसीजर, उसके मुताबिक सैंपल साइज, ये सारा कुछ हम डिसाइड कर लें। जी, नॉलेज ऑफ बिजनेस की बच्चों एक एग्जांपल देता हूँ आपको। नॉलेज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। एंटिटी होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट होता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने पढ़े होंगे पेस्टल फैक्टर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। ये जी एंटिटी क्या बताता हूँ नॉलेज ऑफ बिजनेस में। सबसे पहला आता है इसमें कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? रिस्की एरिया कैसे ढूंढे जाते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है। और रिस्क असेसमेंट करने का एक तरीका हमने पढ़ लिया कि आप एरिया बाय एरिया क्या करें, रेशियो एनालिसिस करें, कंपैरिजंस करें। आप जहां अनयूजुअल किस्म का ट्रेंड नजर आए, इंक्रीज या डिक्रीज, आप समझ जाइएगा वहां मटेरियल मिसटेक के चांसेस 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 ज्यादा है बच्चों। वो इसी की बेस पे तो हम अपने प्रोसीजर प्लान करेंगे, जाके प्रोसीजर लगाएंगे, एविडेंस गैदर करेंगे, फिर रिव्यू होगा और फिर ओपिनियन होगी। अभी तो प्लानिंग होनी है इसकी बेस पे। ले जी, नॉलेज ऑफ बिजनेस में हमने कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखा और पता क्या चला कि सेल्स से रिलेटेड फर्ज करें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। सेल्स का जो पूरा साइकिल है ना, ऑर्डर के आने से लेके गुड्स के बनने तक, गुड्स के डिस्पैच होने तक, पैसे आने तक, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊंगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेल्स से रिलेटेड वीक है। बताएं, सेल्स के एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा है या कम है? जी बच्चों। जी बच्चों, शाबाश शाबाश। ठीक है, यस, मोर चांसेस। तो आपने क्या देखा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, ऑथराइजेशन अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है जनाब, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी समझते हैं, फिर कोई प्रिपेयर करे, कोई उसे चेक करे, कोई रिव्यू करे, कोई अप्रूव करे, यानी काफी सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जनाब, पहला अगर मैं कहूँ परचेज का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो बताएं परचेज के एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम है या ज्यादा है? अच्छी बात है, कम होंगे। तो अब आपको समझ आ रही है ना कि सबसे पहला काम ये होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये अगर आपने काम कर लिया तो आप अपनी टीम भी सही ले जा सकते हैं, टाइम भी एलोकेशन सही कर सकते हैं, प्रोसीजर भी सही लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक हो गया बच्चों? तो आपको यहाँ तक बात कुछ समझ आई है कि नहीं आई? जवाब दें। शाबाश बच्चों। ठीक है, बाकी अगर किसी के क्वेश्चन का आंसर मिस हो रहा हो तो मैं फिर कह रहा हूँ ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, अफ्तारी के बाद मैं आपको मोस्टली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जनाब। तो बच्चों हमने पहली स्टेज प्लानिंग, प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट की आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एरिया वेयर देयर आर more chances of material misstatement, और risk assessment की जाती है by performing analytical procedure and by obtaining knowledge of business। तो knowledge of business में मैंने एक एग्जांपल दी है कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जनाब। एक और एग्जांपल दूं बच्चों? जवाब दें। एक और एग्जांपल दूं? ठीक है, चल। हमने अभी पढ़ा नॉलेज ऑफ बिजनेस मींस, नॉलेज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ बिजनेस मींस नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स, नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स। जी बच्चों, knowledge of entity and its environment, knowledge of entity and its environment। अब पहले एग्जांपल दी थी विद इन ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब एग्जांपल देता हूँ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मुराद एनवायरनमेंट नहीं है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, पेस्टल फैक्टर। अब मैं आपको एनवायरनमेंट से एक एग्जांपल दे रहा हूँ और रिस्क बताऊंगा जनाब। फर्ज करें हम एक ऐसी कंपनी को ऑडिट करने गए हैं जैसे फॉर एग्जांपल है आईटी। सपोज दैट हम जो जिस कंपनी का ऑडिट करने गए हैं, सही है जनाब, वो आईटी इंडस्ट्री से ले चले, हम कहते हैं हम एचपी कंपनी का ऑडिट चले, या किसी मोबाइल कंपनी ले लेते हैं जनाब। सपोज दैट हम
आईफोन या एप्पल या जनाब हवावे कंपनी का ऑडिट करने गए। हाँ जी, आप नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट करने के लिए, और आपने देखा पेस्टल फैक्टर में, पेस्टल में टी टेक्नोलॉजी। मुझे बताएं, ये जो टेलीकॉम सेक्टर या जनाब ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ टेक्नोलॉजी जो होती है, मोबाइल टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती है या स्टैटिक है? जवाब दें बच्चों, रैपिडली चेंजिंग है या स्टैटिक है? यानी आज एक चीज आई है, कल उसकी डिमांड तेजी से चेंज हो सकती है, या बस जैसे राइस है, आज एक साल पहले भी वैसा ही होगा, साल बाद भी होगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? आप कहते हैं जी रैपिडली चेंजिंग हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही है, तो इसका ताल्लुक मुझे बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है बच्चों? ऑडिटर बन के सोचिएगा, ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करने के लिए इसको जानना चाह रहे हैं, इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या आ सकता है? डिमांड चेंजेस क्विकली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? शाबाश, लेकिन वो बहुत नौरीन बेटा बहुत आगे चले गए, गोइंग कंसर्न का इशू आ सकता है, प्रॉफिट वेरी कर सकता है, लेकिन अगेन मैं जो सुनना चाह रहा हूँ, सेल्स कम ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है जनाब बेला जी। आप इसको स्टेटमेंट के एंड से, वेरी गुड, मुझे मिल गया जी, जी शहनाज बेटा रुक जाए जी। जी, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, यस दैट इज द पॉइंट। एक गोइंग कंसर्न वाला था, वो बहुत ज्यादा है कि बहुत ही ज्यादा। अगर बच्चों टेक्नोलॉजी ऑडिटर बन के सोचना है कि रिस्क रिस्क कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, अगर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है और इनके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी है और इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, और ऑडिटर बन के सोचे कि ऑडिटर को क्या रिस्क है, तो ऑडिटर को लगता है कि हो सकता है, IS2 कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, भाई NRV पे दिखाएंगे तो एक्सपेंस शो करवाना पड़ेगा ना। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री को स्टिल कॉस्ट पर शो करवाया हुआ हो, तो ये बताएं मिसस्टेटमेंट के चांसेस हैं कि नहीं? यस, ऑल्टर बन के लिंकेज क्रिएट करें, अच्छा रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, तो इनकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, तो हो सकता है जो इनकी इन्वेंट्री पड़ी हो वो ऑब्सोलीट हो गई हो और उसकी NRV कम हो गया हो, और हो सकता है चांसेस हैं कि मैनेजमेंट ने उसको स्टिल कॉस्ट पर शो करवाया हुआ हो और अपने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट किया हुआ हो, और एसेट्स को जनाब ओवरस्टेट किया और प्रॉफिट्स को भी ओवरस्टेट किया हुआ हो। जी बच्चों, ये चांसेस मौजूद होते हैं कि नहीं होते? अब हमने टेक्नोलॉजी को लिंक किया किसके साथ के, इन्वेंट्री पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और हो सकता है मैनेजमेंट ने इस एरिया पे मिसस्टेटमेंट की हो। तो मुझे बताएं, तो बच्चों जहाँ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी होती है वहां पर इन्वेंट्री हमेशा एक रिस्की एरिया होता है, और रिस्क क्या होता है कि उन्होंने कॉस्ट पे शो करवाया हो जबकि उसकी NRV कम हो। तो बच्चों यही चीज तो हम रिस्क असेसमेंट में नोट करते हैं, और फिर उसकी बेसिस पर ही तो क्या करते हैं, अपने प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं। जी बच्चों, ये पॉइंट समझ आया? रिप्लाई करते हैं बच्चों। जी बच्चों, रिप्लाई कर दें। जी बच्चों, ठीक हो गया? तो आप ज़हन में रखिएगा कि जनाबेला कि ये जो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रिस्क असेसमेंट ऑडिटर बन के कर रहे होते हैं, इसका मतलब रिस्क असेसमेंट करना होता है। बच्चा कई दफा पता है क्या कहते हैं, सर हम नॉलेज ऑफ बिजनेस क्यों ऑब्टेन कर रहे हैं? तो भाई नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन कर लें रिस्क असेसमेंट करने के लिए। अगर रिस्क असेसमेंट ठीक नहीं की, तो आप हो सकता है रिस्क एरिया पे कम प्रोसीजर लगा दो, लेस रिस्क एरिया पे ज्यादा प्रोसीजर लगा दो, और आप मटीरियल डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढो ना और रॉन्ग ओपिनियन दे दो, शेयर होल्डर्स को भी रॉन्ग ओपिनियन जाएगी और कल को आपको भी लायबिलिटी और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया बच्चों? डन हो गया जनाब? तो ऑडिट की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चों रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग, प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट। अगर आपने रिस्क असेसमेंट ठीक कर ली, रिस्क असेसमेंट कैसे होती है? बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड बाय ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। बच्चों एग्जामिनर का CA में, ACCA में, ACMA में बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको वो सिनेरियो देता है, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बच्चा कहता है सर सिनेरियो करवा दो, पढ़ा ही कुछ नहीं है, बुक से गो थ्रू करेंगे फिर सिनेरियो करवाऊंगा, लेकिन वो आपको नॉलेज ऑफ बिजनेस दे देगा और करंट ईयर और लास्ट ईयर की फिगर दे देगा। तो आपने एनालिसिस और उस नॉलेज को पढ़ के रिस्की एरियाज बताने होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट ओवरऑल इंफॉर्मेशन को पढ़ें और एनालिसिस करें और रिस्की एरियाज की लिस्ट बताएं और साथ में रीजन बताएं कि ये एरिया रिस्की क्यों है। तो अब अगर मैं आपको आज और कल की डिस्कशन जो मैं करूंगा
उसकी बेस पे भी एग्जाम लेवल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे इस स्टेज पर भी अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन हम तो इसकी अभी बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे। डन बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ आई? ठीक है जनाब। मेरा सेल नंबर बच्चों जिससे मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ वही मेरा सेल नंबर है, वो आपको ग्रुप पे पता नहीं नजर आ रहा होता है कि नहीं नजर आ रहा होता, वो मुझे बता दीजिएगा वरना मैं ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में जनाब अपना जिससे रिप्लाई कर रहा हूँ उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा सेल नंबर क्या है। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है जी, दैट्स इट। इंशाल्लाह यहीं से हम ऑडिट के स्टेजेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप जनाब क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। प्लीज़ बच्चों जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझें, अच्छे से करें, और उसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछते रहें, डिले नहीं करना। जैसे ही डिले करेंगे आपको जनाब प्रॉब्लम आ जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास बच्चों होगी इंशाल्लाह ताला थर्सडे वाले दिन। हमारी वीक में 3 क्लासेस हैं, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो कल क्लास नहीं है हमारी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।